नमस्कार साथियों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट क्राइम चैनल मेरी ज़ुबान पे। यहाँ तो इनगिनत मैंने स्टोरी सुनाई होगी, बट ये स्टोरी जो मैंने आज चूज़ की है इज़ ऑल अबाउट कि मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज बहुत पहले मार काट ये कहानी जो थी दोस्तों, मैंने सुनने के बाद प्यार मोहब्बत दोस्ती लालच ये कहानी सब की भरी पड़ी है। तो मैं ये कहानी जो है 21 साल पुरानी है। आज 2024 है और 2003 की मैं कहानी सुना रहा हूँ। 23 अप्रैल 2003 भारत में ही एक स्टेट है जो है राजस्थान। राजस्थान में अजमेर, और अजमेर से ही लगा हुआ एक पुलिस थाना है सावर। सावर में जैसे रोज का दिन होता है वैसा ही दिन था। दोपहर के 2 बजे एक फ़ोन कॉल आती है इस पुलिस स्टेशन पे, और वो बताती है कि सावर के ही एक गांव में एक कुआं है और कुआं में एक लाश पड़ी हुई है। और फिर वहीं से थोड़ी दूर पर एक नदी है, नदी के पास भी एक पोटली वैसी है जिसके अंदर सर है। और आप थोड़ा सा और उसने एक इंडिकेशन दिया कि थोड़ी और आगे जाएंगे तो आपको एक और पोटली मिलेगी जिसमें कुछ सामान पड़ा हुआ है। जैसे ही फोन कॉल पुलिस स्टेशन में पहुंचा, इंस्पेक्टर साहब ने ये फोन सुना। उन्हें कुछ ऐसा लटपटा सा लगा कि उन्हें कहा कि कोई मजाक, कोई मस्खरा होगा जो मजाक कर रहा होगा। और अपना और जब तक वो कुछ पूछ पाते उसके बारे में कि किसने जानकारी दी है, क्या है, कौन है, तब तक उसने फ़ोन कॉल रख दिया था। तो पहले तो ये था कि कोई मजाक कर रहा है इसलिए ऐसा है, बट इस फ़ोन कॉल में एक मौत की खबर का इंफॉर्मेशन था, तो इसको लाइट भी नहीं ले सकते। तो इमिडिएटली वहाँ से एक टीम जाती है गांव में और वहाँ चेक करती है कि ताकि जिसने भी ये बात बताई है क्या ये सच है या गलत है। गलत है तो कोई बात नहीं, लेकिन सच है तो ध्यान देने वाली बात है। वहाँ जाते हैं, वाकई में पूरा सर्च करते हैं। गांव में एक कुआं होता है, पुराना कुआं होता है। वहाँ देखते हैं कि कुछ कपड़े में लपेटा हुआ, जैसे कोई बैग है उसके अंदर कुछ तो है। गांव वालों की मदद से पुलिस की टीम ने उस बैग को उठाया, और जैसे वो बैग को खोलते हैं उसमें ऐसा पता चलता है कि वहाँ एक लाश पड़ी है। पर खास बात क्या है कि इस लाश के अंदर सर नहीं था, सिर्फ धड़ था। अब जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसमें इंफॉर्मेशन वाले ने उन्हें बताया था एक नदी। तो जो नदी थी, सांवर के पास जो नदी थी, वहां जाते हैं। वहां कुछ दूर पे एक कोने के पास देखते हैं कि वहां भी एक पोटली पड़ी है और पोटली बंधी हुई है और आसपास खून लगे हुए हैं इस पोटली पे। जैसे पोटली को खोलते हैं उसमें एक सर दिखता है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और जब वो लाश की जो सर है, सर को जब देखते हैं तो जो जो सर था उसके सर पे बाल नहीं थे, और चेहरा इतना बुरी तरह से उसे बिगाड़ दिया गया था। ऐसा लगा था कि पहले उस सर को जलाने की कोशिश की गई हो। अब धड़ मिल चुका था, सर मिल चुका था। अब और ये शिनाख्त नहीं हो पाई है कि ये किसका लाश है, क्योंकि चेहरा बुरा तरह से उसे खराब कर दिया गया था। उससे थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो एक पोटली मिलती है नदी के एक कोने के पास। वहां देखते हैं कि एक पोटली है, उसके अंदर कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। पुलिस जो है इस सारे तथ्यों को और पूरे सामान जैसे लाश, धड़, सर और कपड़े को लेकर अपने साथ ले आती है, और वहीं के एक अजमेर के एक अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में वो लाश को भेज दी जाती है ताकि उसका पोस्टमार्टम हो सके। जब इधर पोस्टमार्टम हो ही रहा था तो पुलिस जो है आसपास के लोगों को चेक कर रही थी कि कोई ऐसा खबर हो आसपास के पुलिस स्टेशन में, ऐसी कोई जानकारी हो कि किसी ने गुमशुदा होने का, किसी के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई हो।
लेकिन पुलिस कोशिश करती रही लेकिन कुछ हुआ नहीं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ चुका था। अब पुलिस सोचती है कि भैया सबसे पहले तो इस इंसान की आइडेंटिटी हमें जाननी है। अब आइडेंटिटी जानने के लिए तो आसपास पूरे जगहों पे छान तो मारी, लेकिन अब क्या करे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। अब जब इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी तो अब ये घबरा गए थे। इनको बेचैनी थी क्योंकि बॉस, इन्हें एक लाश मिली थी जो गुमशुदगी की लाश थी, मतलब कोई इसका अता पता नहीं था। तो ऐसे पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, ऐसा तो नहीं है, अब अखबार में इश्तिहार दे देते हैं। तो पुलिस ने किया ऐसा कि उसमें इश्तिहार दिया कि एक लाश मिली है जिसके सर कटा हुआ था, धड़ अलग है। बट पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में एक चीज बड़ी खास थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक लिखी थी कि जिस इंसान का मर्डर हुआ है और जिसकी लाश मिली है, उसके बाएं आंख के नीचे एक स्टील का वायर लगा हुआ था। शायद किसी एक्सीडेंट में कुछ हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, तो शायद उसका जबड़ा और जो आंख था उसके आगे कुछ स्टील से बंधा हुआ था। और पर्टिकुलरली इस इंफॉर्मेशन को पुलिस ने जानबूझकर बोल्ड अक्षरों में रखा था। सावर पुलिस स्टेशन से कुछ काफी दूर पे एक किशनगढ़ जगह का नाम है जो मार्बल के बिजनेस के लिए बहुत फेमस है। और इसी में एक मार्बल व्यापारी रहते हैं, उनका नाम था दुर्गा प्रसाद। और दुर्गा प्रसाद काफी सभ्य इंसान थे और पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि वो पुराने बिजनेसमैन थे। और उनका एक बेटा था जो कि एक मार्बल का व्यापारी था, वो भी बिजनेस मार्बल में ही करता था, लेकिन उनका बेटा उनके साथ नहीं रहता था। दुर्गा प्रसाद का जो लड़का था वो भी एक मार्बल का व्यापारी था, बट वो उनके साथ रहता नहीं था। हुआ कुछ यूं, भवानी शर्मा की शादी हुई और जो एक समृद्ध परिवार की लड़की से शादी हुई, उसका नाम था निधि। शादी के कुछ साल तक तो निधि के साथ बहुत ही अच्छी जीवन व्यतीत हुआ, बहुत अच्छा जीवन चल रहा था। परिवार में सब खुश थे, भाई बहन, निधि, दुर्गा प्रसाद जी और अपना भवानी। उसके बाद भवानी शर्मा के 2 बच्चे पैदा हुए और जैसे ही बच्चे पैदा हुए उसके बाद इन परिवार के बीच में और निधि के बीच में झगड़े होने लगे। इन झगड़े से परेशान होकर भवानी ने डिसाइड किया कि वो अलग रहेगा अपने माँ बाप से, और अपने बच्चों को और निधि को लेकर वो अलग हो गया और वो बिजनेस करता था। बट भवानी शर्मा अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था, अपने परिवार को बहुत प्यार करता था। भवानी शर्मा ने एक हैबिट रखी थी कि आए दिन वो अपने माँ बाप से फ़ोन पे बात कर लिया करता था, अपने भाइयों से बात कर लिया करता था, कभी कभार वो घर भी आया करता था। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा हुआ कि भवानी ने फ़ोन नहीं किया और ना ही कोई खबर आई। तो दुर्गा प्रसाद जी को कुछ अटपटा सा लगा कि क्या हो गया कि अ, बेटा फ़ोन नहीं कर रहा है, भवानी का कोई खबर नहीं आ रही है। तो दुर्गा प्रसाद जी ने डिसाइड किया कि कुछ खबर लेते हैं अपने बेटे की। दुर्गा प्रसाद जो है भवानी शर्मा के फैक्ट्री में फ़ोन करते हैं जहाँ के वर्कर हैं, और वर्कर भी जानते हैं कि ये पुराने हमारे मालिक के पिताजी हैं, तो ये यदा-कदा बात हो जाती होती थी। तो उन्होंने दुर्गा प्रसाद ने फ़ोन किया, तो वहाँ के वर्करों ने बताया कि मालिक, भैया तो काफ़ी दिनों से फैक्ट्री में आए नहीं और बिज़नेस को देखने के लिए भी काफ़ी दिन से नहीं आए। लेकिन हाँ, एक बात और पता चली कि भाभी ज़रूर आती है कुछ दिनों से, जब से भैया नहीं है तब से भाभी आती है और बिज़नेस को हैंडओवर करती है, टेक ओवर करती है, जो भी ऑपरेशंस है उसका ध्यान वो रखती हैं, जितने भी पैसे होते हैं वो इकट्ठा करती है और लेके जाती है। तो जैसे दुर्गा प्रसाद को ये पता चली, उसको कुछ बात जो है ना अटपटी सी लगी। तो दुर्गा प्रसाद जी डिसाइड करते हैं कि निधि से बात करनी चाहिए।
और बात तो ये है कि निधि से उनकी बनती नहीं थी, क्योंकि वो भी मान चुके थे कि आज उनका और उनके बेटे के बीच में जो दूरियां हैं इज ऑल अबाउट निधि। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, झगड़े अपनी जगह, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। विदाउट बात के पता कैसे चले कि अपना भवानी है कहाँ। तो दुर्गा प्रसाद ने फोन लगाया निधि को। निधि ने फोन उठाया और उन्होंने निधि को पूछा कि भवानी है कहाँ। निधि ने कहा कि बाबूजी काफी दिनों से वो दिख नहीं रहे, एक छोटी मोटी झगड़े हुए थे घर के अंदर और वो नाराज होके कहीं चले गए और तब से वो वापस नहीं है। तो दुर्गा प्रसाद कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम आजकल फैक्ट्री जा रही हो। बोला हाँ बाबूजी, वो तो है नहीं, तो क्या करे, किसी न किसी को तो देखना पड़ेगा, बिजनेस को ऐसे गवाए तो नहीं जा सकता। दुर्गा प्रसाद के मन में थोड़ा बहुत तो खटाक थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चलो ऐसे ही काफी दिन बीत गए, कोई खबर पहुंच नहीं रही थी, किसी पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं थी और इनको भी कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन वैसे ही बैठे थे, इनकी नजर जो है किस्मत से या कहे कि इत्तेफाक से इनकी नजर उस इश्तेहार पे पड़ी जो कि पुलिस ने छपवाई थी। जैसा कि आप जानते हो, पुलिस ने छपवाई थी और पुलिस ने जो छपवाई थी उसमें पूरे बोल्ड अक्षरों में लिखा था। और जो उनकी नजर पड़ी थी उस लाइन के ऊपर, स्टील का जो वायर था, वहां उनकी नजर अटक गई। अब उनका जो मन था धड़क रहा था, क्योंकि भवानी शर्मा जो उनका बेटा था, उनका भी एक पिछले कुछ साल पहले उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसके अंदर उनका जबड़ा टूट गया था और आंखों पे चोट आई थी, जिसके वजह से इन्होंने ऑपरेशन कराया था और उसमें स्टील के वायर का जिक्र था। अब जैसे ही दुर्गा प्रसाद को ये स्टील वाली बात दिखी, वो घबरा गए, क्योंकि हो ना हो उनको ये लगने लगा था कि कहीं मेरा बेटा तो नहीं है। अब दुर्गा प्रसाद जी ने अपने पूरे भाई अपने बेटों को बुलाया और बताया कि देखो, ये जो इश्तेहार है इसके बारे में पढ़ो, जानकारी जुटाओ, देखो कहीं ये भाई की तो नहीं है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है ये सारे भाई से मिलती जुलती है। तो दुर्गा प्रसाद जी डिसाइड करते हैं कि पूरी फैमिली जो है ये स्टेशन पे जाएगी, सावर के पुलिस स्टेशन पे जाएगी और बॉडी की शिनाख्त करेगी। इसमें इन्होंने दुर्गा प्रसाद जी ने निधि को भी बुलाया। अब सभी लोग गाड़ी में बैठ के सावर पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिए और निधि को भी बुलाया। निधि नहीं आई। फिर दुर्गा प्रसाद ने डिसाइड किया कि ठीक है, निधि को घर से उठा के ले जाएंगे। निधि के घर गए, घर से निधि को उठाया और निधि को पुलिस स्टेशन ले गए। स्टेशन पहुंचते हैं और दुर्गा प्रसाद कहते हैं कि हो सकता है कि ये मेरे बेटे की लाश हो। अब पुलिस वाले कहते हैं कि कैसे हो सकता है। मतलब देखिए, कुछ दिनों पहले मेरे बेटे का रोड एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में उसका जबड़ा टूट गया था और उसके साथ जो सर्जरी हुई थी और जो इंडिकेशन आपने इश्तिहार में दिया है, वो स्टील का जो वायर है वो उसके आंखों के पास बंधा था। पुलिस वाले हर चीज को फूक फूक के रखना चाहते थे और वो किसी भी निष्कर्ष पे इतनी जल्दी नहीं आना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके पास कोई सबूत है? तो दुर्गा प्रसाद जी ने जिस हॉस्पिटल में इनका इलाज हुआ था, ये बॉम्बे का बहुत जाना माना अस्पताल है, वहाँ के डॉक्टर से फोन लगाया। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर हैं, इन्होंने ही भवानी की इन्होंने ही भवानी का ऑपरेशन किया था। डॉक्टर को फोन लगाया गया। डॉक्टर ने कहा कि हाँ जी हाँ, ऑपरेशन तो किया है हमने, और जो ऑपरेशन हमने किया है बहुत ही रेयर है और मैंने सिर्फ 3 ही ऑपरेशन किए हैं। तो पुलिस ने कहा कि आपको कैसे लगता है कि ये भवानी शर्मा है? देखिए, डॉक्टर ने कहा कि देखिए, ये सिर्फ 3 लोग हैं जिस पे मैंने ऑपरेशन किया था, तो मैं उनके नंबर आपको दे देता हूँ, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कौन क्या है। देखिए, इत्तेफाक की बात है कि जब जो नंबर मिला था 2, और दोनों से जब कनेक्ट करने की कोशिश की गई तो दोनों ने आंसर किया। तो अब क्या था कि 3 लोगों का ऑपरेशन हुआ था इस तरह से।
तो 2 लोग तो जीवित थे, रह गया सिर्फ भवानी शर्मा। अब एक पॉइंट पे अब इनका जो दिल धड़क रहा था वो अब और जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि हो ना हो अब ये भवानी शर्मा का ही लाश था। पुलिस भी मान चुकी थी और उसके बाद पुलिस ने अगली चाल चली। पुलिस ने सबसे पहले तो वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने अपने एक कांस्टेबल को कहा कि जो बचा हुआ सामान लाओ, जो पोस्टमार्टम के बाद जलाने से पहले जो भी सामान इकट्ठा किया उसको अपनी कस्टडी में एक सबूत के तौर पर रखते हैं कि कोई परिवार वाला आ जाए तो उसे ले लें। तो लेकर आते हैं और जैसे ही टेबल पर रखते हैं निधि जोर जोर से रोने लगती है। अब निधि जब जोर जोर से रोने लगती है तो पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ शक होता है कि पूरा परिवार जो है अभी तक पोटली खोला नहीं, उससे पहले वो सब रुके हुए हैं, और ये निधि जो है बिना पोटली खोले कह रही कि ये उसके पति की है, उसके पति की है, उसके पति की है। ये कैसे हो सकता है? उस लाश को लवारिस समझ के पुलिस ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया था। तो बॉडी तो थी नहीं, अब रह गया कपड़ा। तो जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचे, पूरा परिवार पहुंचा है, तो वहाँ के अधिकारी जो है उन्होंने ऑर्डर किया, वहाँ के पुलिस जो सिपाही थे, एक पोटली में जो भी बचा खुचा सामान था, जो भी मिला था, जो एविडेंस के लिए लोग रखते हैं, तो वो लेकर आते हैं। और जैसे ही पोटली को रखी जाती है, एक अजीब सा वाक्या होता है। निधि जोर जोर से रोने लगती है। अब जोर जोर सोने से कोई मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि अब बट वहां के जो पुलिस थाना प्रभारी थे उनको कुछ शक हुआ कि यार अभी पोटली आई है, पोटली को खुला हुआ किसी ने देखा नहीं, क्योंकि बाकी लोग कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे, बट निधि ने बिना पोटली खुले हुए रोने लगी और जोर जोर से रोने लगी। थोड़ा सा अटपटा तो था और पुलिस इंस्पेक्टर को थोड़ा तो शक हो चुका था निधि के ऊपर, बट फिर भी पुख्ता तौर पे तो थी नहीं। अब पोटली को खोला जाता है। पोटली खोलने के बाद अब इसकी भी शिनाख्त हो जाती है। अब ये कंफर्म हो चुका है ये जो लाश जो है हो ना हो किशनगढ़ के मार्बल बिजनेसमैन भवानी शर्मा की है। पुलिस बड़े असमंजस में, अब शक करे तो किस पे करे। अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि भवानी शर्मा इस दुनिया में नहीं है और वो छोड़ के जा चुका है। अब पुलिस को ये पूछना है कि भैया कातिल कौन, कातिल ढूंढना, किसने कत्ल किया इसका। पुलिस को बहुत मशक्कत होने वाली थी। पुलिस ने पूरी एड़ी चोटी का सबसे तहकीकात की, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जुटाए, लेकिन केस ना कहीं भी नहीं बढ़ पा रहा था। किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन या कोई एविडेंस नहीं था जिससे ये पता चल सके कि खूनी कौन है। तो पुलिस स्टेशन के अंदर ही वाद विवाद हो चुका था, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी था। निधि पूरा इल्जाम अपने ससुर और उसके ससुराल पक्ष को लगाती, इधर ससुराल निधि के ससुराल वाले निधि को ठहराते। अब इसमें पुलिस कंफ्यूज हो चुकी थी। वहां के लोग कहते कि निधि लालची है, निधि चाहती थी कि पूरा वो कभी भी अपने परिवार को ना मिले, पैसा ना दे, कुछ ना दे। और ससुराल पक्ष बोलता है कि ये सब कुछ हड़पना चाहती थी। अब इसके बाद पुलिस भी क्या करती, इन दोनों को आप हिरासत में ले तो नहीं सकती क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था आपके पास। तो पुलिस तहकीकात करती रहती है चुपके तौर पे, अपने पूरे अपने अपने ही अंदाज में तहकीकात कर रही होती है। इसी के बीच एक दिन पुलिस जो है डिसाइड करती है कि उसे, जैसे ही पुलिस भवानी शर्मा के घर पहुंचती है और उसको चेक करती है तो उनको एक डायरी मिलती है।
जो शायद भवानी शर्मा लिखता था, अक्सर लिखा करता था। जब वो डायरी के पन्ने उधेड़े गए, उस डायरी के अंदर ये भी लिखा था कि निधि को कभी पसंद नहीं कि वो अपने माँ बाप के पास जाए, उनसे बातें करे। और निधि उनसे कितनी बार ये भी झगड़ा करती है कि चलो हम डाइवोर्स ले लेते हैं, कि तुम्हारे साथ जिंदगी रहना अब मुश्किल है। लेकिन किसी तरह बुझा समझा बुझा के वापस घर ले आता था। निधि ने कहा एक दिन कि अपना पूरा जो कारोबार है, अपना जायदाद है, जमीन है, सब मेरे नाम कर दो। क्योंकि निधि को शायद डर था कि कहीं मैं सारी जायदाद में अपने परिवार के नाम पे ना करूं। लेकिन इसी बीच जब भी पुलिस निधि से क्वेश्चन करती या कोई भी एक अटपटा सा सवाल पूछ लेती, तो पुलिस नोटिस कर रही थी कि उनका एक एक आदमी है जो उसके आसपास रहता है, और हमेशा वो निधि जब भी फंसती थी तो ये जवाब देता था। और ये वाकई चौंकाने वाला चीज था, क्योंकि जब भी निधि को कोई क्वेश्चन पूछे तो ये छोटा भाई है, शायद छोटा भाई बीच में आ जाए। अब पुलिस ने क्या किया, अपना पैंतरा चेंज किया। अब पुलिस ने दोनों को बुलवाया पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में बारी बारी से क्वेश्चन पूछना शुरू। निधि से जब भी कोई सवाल जवाब होते, निधि ढुलमुल रवैया था, वो क्वेश्चन को टाल जाती थी इधर उधर करके, और गच्चा दे देती थी पुलिस को। अब पुलिस सख्ती से निधि के भाई को पकड़ती है, और उनको ये यकीन नहीं था कि जो निधि, उनको उम्मीद था कि निधि टूट जाएगी, लेकिन निधि नहीं टूटी, लेकिन उनका भाई जो है वो टूट गया। अब वो कितनी मार सहता। अब उसने एक्सेप्ट की कि हाँ, मेरी बहन ने ही अपने सुहाग को उजाड़ा है, उसका कत्ल उसी ने किया है। जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई, और फिर वो निधि के पास अब उसके भाई को ले गए और सामने बिठाया। सामने बिठाने के बाद उससे पूछती है कि हाँ, अब बताइए माजरा क्या है। जब निधि ने देखा कि उसका भाई मुंह खोल बैठा है, तो उसके पास और कोई चारा नहीं था। अब निधि टूट चुकी थी। निधि ने कहानी सुनाई कि शादी के बाद जब हम अलग हुए, जब हम अपने परिवार से अलग रहने लगे, तो ये बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर बाहर जाया करते, और बाहर जाने की वजह से ये बहुत खुश रहा करते। अब ये बाहर जा रहे हैं, क्यों खुश हैं, क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं इनका कोई चक्कर तो नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत खुश है, और जिसके वजह से आए दिन इनके झगड़े हुआ करते थे। भवानी शर्मा और निधि की जिंदगी में इतनी खटास आ चुकी थी, इतनी खटास आ चुकी थी, कि जब निधि ने कहा कि ये जायदाद मेरे नाम कर दो, उसने कहा कि क्यों मजाक कर रही हो। निधि को ऐसा लग रहा था कि कहीं इनकी जिंदगी में कोई दूसरी महिला तो नहीं आ चुकी। हो सकता है कि मुझसे अलग होकर ये उसके नाम पे सारा जायदाद कर दे, वरना हो सकता है कि अपने परिवार के पास चले जाए, फिर हमारा क्या होगा। तो निधि ने डिसाइड किया कि इनको रास्ते से नहीं हटा देना है। अब उसको हटाने के लिए निधि अकेला तो कर नहीं सकती थी, तो निधि ने जो भवानी शर्मा का जो ड्राइवर है, उसको अपने साथ मिला लिया। भवानी शर्मा अपने ड्राइवर को बहुत प्यार करता था। उसने उसके लिए गाड़ी भी लोन पे ले रखी थी, और उसका ईएमआई भरता था, और ड्राइवर भी उसको बहुत पसंद करता था। लेकिन जब निधि ने अपनी बात और मंशा रखी, और ड्राइवर को कहा कि जो तुम्हारा लोन है वो मैं चुकता कर दूंगी, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, और जितने पैसे चाहिए तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगी मैं। अब गरीब आदमी था, थोड़ा बहुत लालच आ चुका था, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करूंगा आपके साथ। एक दिन जैसे भवानी शर्मा अपने घर आता है, निधि उसको एक जूस देती है। जूस के अंदर नींद की गोली मिला दी,
और उसके जैसे ही भवानी शर्मा दूध पीता है, थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ जाती है, वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही बेहोश होता है, निधि दरवाजा खोलती है और ड्राइवर को घर के अंदर ले आती है। और ड्राइवर जो है, पहले दोनों इसको एक बेसमेंट में ले जाते हैं। पहले जैसे ही भवानी सोया हुआ था, उसके सर पे बहुत जोर से वार करते हैं दोनों, और वहीं के वहीं वो ढेर हो जाता है। क्योंकि बेहोश था, उसे मालूम नहीं, चेक करना चाहते थे कि कहीं मरा नहीं मरा, बट उनको कंफर्म हो चुका था कि मर गया है। अब उन्होंने कोशिश की कि वो जो लाश थी उसको बेसमेंट के अंदर जला दें, लेकिन बेसमेंट में जलाने से ऐसा हो सकता है कि वो जो धुआं होता, तो लोगों को, आसपास के लोगों को शक हो जाता और पता चल जाता। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया, सबसे पहले सर को घर से अलग किया, उसके बाद सर को लेकर चले गए छत के ऊपर, और वहाँ गैस स्टोव के ऊपर उस सर को जलाने की कोशिश की, ताकि चेहरा बिगड़ जाए और बाल वाल जल जाए तो कोई पता न कर सके कि ये किसकी लाश है। अब दोनों डिसाइड करते हैं, तीनों एक पोटली बनाते हैं, एक पे सर रख देते हैं, उसको पोटली बांध देते हैं कपड़े को। फिर दूसरा धड़ होता है, उसको भी पोटली बनाते हैं, और फिर एक पोटली में कपड़ा, तो 3 पोटली बनाते हैं। उसके बाद ये आगे निकलते गाड़ी में, गाड़ी में सारा कुछ डालते हैं, उसके बाद निकलते हैं अजमेर के सड़कों पे। और अजमेर जैसे निकले थे, किशनगढ़ के एरिया में बहुत सारी चेकिंग चल रही थी। तो जैसे ही ये रोड पे चल रहे थे, इनकी गाड़ी में लाश पड़ी थी, और वो भी अलग अलग तरीके से, कहीं धड़, कहीं सर, और कपड़ा अलग। तो जैसे उन्होंने दूर में पुलिस को देखा कि गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, इनके मन में चोर था, तो गाड़ी को रोका और यहीं आसपास ही इन्होंने जंगल में मोड़ दी। वहां उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो जो सर था, सर को नदी के किनारे रख दिया, उसके कपड़े को थोड़ा दूर और अलग छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने जो बॉडी थी उसको एक कुएं में डाल दी। अब सारी कहानी जो थी, इन्होंने पूरी बयान कर दी। अब जब ये बात सुनी सबने, उनको विश्वास नहीं हुआ कि एक पत्नी अपने पति का इस बेरहमी से, शक के बिना पे कत्ल कर देती। दोनों पे केस चला, ड्राइवर को उम्र कैद, और निधि शर्मा को उम्र कैद। जो उस समय जो उम्र कैद थी, वो थी करीबन 14 साल, और निधि को भी 14 साल की सजा हुई। अब जो बच्चे थे, वो अपने दादा दादी के घर पल रहे थे, अब वो भी बड़े हो चुके थे। लेकिन जब इन्होंने अपना सजा पूरी कर ली, निधि अब बूढ़ी हो चुकी थी, क्योंकि 14 साल कम नहीं होते। बच्चे जो अब काफ़ी बड़े हो चुके थे और अपनी माँ से नफरत करते थे। निधि ने बहुत कोशिश की कि बच्चों की कस्टडी ले ले। फिर उन्होंने अपने ससुराल पक्ष पे केस भी किया। सिंस ये सजा याफ्ता थी, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, और ये इसको अभी भी निधि बाहर है और अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रही है। लेकिन आप ये सोचिए कि निधि की ज़िंदगी में क्या बचा है? जो उसके सबसे प्यारे लोग थे, जिसके लिए वो पैसा जुगाना चाहती थी, जिसके लिए पैसा कमाना चाहती थी, जिसके लिए पैसा अपने पति का, और जिसके लिए हक चाहती थी, जिसके लिए उसने अपने पति का कत्ल किया, आज ना वो पति है, ना बच्चे हैं। तो सबसे हारी हुई कौन है? सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? निधि का ना। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय।